हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। एक दिन पहले राज्यपाल की ओर से आए बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताते हुए इस मुद्दे पर ये कहा था कि राज्यपाल राजनीति ना करे। उन्होंने कहा कि कौन क्या कर सकता है यह अलग मुद्दा है, लेकिन राज्यपाल जो राजनीति कर रही हैं वो बंद करे। उन्होंने कहा है कि वो हमारी राज्यपाल हैं, क्या हम अपनी बात उन तक रख भी नहीं सकते, लेकिन वो जो कर रही है वो दुर्भाग्यजनक है और छात्रों के हित के खिलाफ है। दरअसल स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षक, वैज्ञानिक और कर्मचारी एक सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार भी उनकी मांग को जायज ठहरा रही है और स्थानीय प्रतिभा को मौका मिलने की बात कह चुकी है। मामले में एक दिन पहले राज्यपाल ने कहा था कि विश्वविद्यालय में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वो किसी की भी नियुक्ति कर सकती हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य में 14 यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें 9 में स्थानीय कुलपति हैं और अधिकांश में सिर्फ एक ही वर्ग से हैं। राज्यपाल ने कहा था कि उन पर कोई दबाव बनाने की कोशिश ना करे। वहीं विपक्ष ने इस विवाद पर कहा है कि संवैधानिक संस्था की गरिमा कांग्रेस तार-तार कर रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों के यदि मांग कर रहे हैं और यहाँ प्रतिभा है तो उसे अनदेखा क्यों किया जाना चाहिए। अभी जितनी नियुक्ति हुई अभी हाल फिलहाल में वो तो छत्तीसगढ़ की नहीं थे। हम अपनी मांग नहीं रख सकते क्या? राज्यपाल हमारे हैं, हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके पास वो तो वैसे किसी से मिलने चले जाते हैं। इस बात पे फिर उनको तकलीफ क्यों हो रही है? छत्तीसगढ़ के चाहे राजनीति से जुड़े हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, संवैधानिक प्रमुख हो, सभी लोगों को छत्तीसगढ़ के हित की रक्षा करना है। कोई भी निर्णय को दिल्ली और नागपुर प्रभावित ना करे। आज छत्तीसगढ़ में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, संवैधानिक संस्था हो कि जिसको तार तार करने से कांग्रेस पीछे नहीं है। और लगातार छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं, मुझे लगता है ये शोभा नहीं देती। केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को उर्वरकों की आपूर्ति मामले में राज्य सरकार ने मीडिया को जानकारी दी। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ को भारत सरकार ने रबी सीजन साल 2021-22 के लिए अब तक 2,12,162 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति की है। ये भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के लिए अक्टूबर से फरवरी तक के लिए जारी सप्लाई प्लान का 52% है। कृषि मंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य को 4,36,000 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराने की बात असत्य और भ्रामक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार को साल 2021-22 रबी सीजन के लिए 7.5 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों की मांग की थी, लेकिन भारत सरकार ने 4,11,000 मीट्रिक टन उर्वरक छत्तीसगढ़ को दिए जाने की स्वीकृति दी है। स्कूल अंग्रेजी मीडियम के कई स्कूलों में शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, लेकिन परीक्षा तक इन्हें रिलीव नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है वो वर्तमान में जिस स्कूल में है वही रहेंगे ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। वहीं भाजपा ने इस पर निशाना साधा है। ये बातें आई थी कि जो अभी चूंकि परीक्षा का समय है और टीचर वहां से किसी को अगर भेज रहे हैं वहां से, तो हम लोगों ने एक आदेश जारी किया है कि जब तक परीक्षाएं हैं तब तक जिन टीचरों को अगल बगल के स्कूल में भेजा गया है वो रिलीव नहीं होंगे, वो वहीं रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई कराते रहेंगे जब तक उनकी परीक्षाएं बच्चों की रही तब तक वहाँ रहेंगे। स्वामी आत्मानंद स्कूल जो इंग्लिश मीडियम चालू किए गए उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर इस प्रकार की हीला हवाला सरकार करते रहेगी तो यह योजना भी कागजों तक। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस पर केंद्र सरकार की योजनाओं पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। डी पुरंदेश्वरी ने जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड में कांग्रेसी पार्षदों पर
प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर पैसे लेने के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि जनता खामोश जरूर है, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। डी पुरंदेश्वरी शनिवार को बस्तर के 3 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंची। वहां से दंतेवाड़ा जाकर जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के बाद मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्षों, महामंत्री और वरिष्ठ नेताओं से मिली। वहीं 20 फरवरी को डी पुरंदेश्वरी कोंडागांव में जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगी। पुरंदेश्वरी के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ऐसा लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव परिणाम से मिले सदमे से वो उबर गई है, इसलिए फिर आई है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद डी पुरंदेश्वरी अब बीजेपी नेताओं को अपने साथ भी नहीं रख रही हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि बीजेपी प्रभारी के आने से कांग्रेसियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गरीबों के लिए घर दिया जाता है, पर यहाँ के जगदलपुर के जो संजय गांधी वार्ड में जो 40 गरीब लोगों को घर उनको देने के लिए 25-25 हज़ार रुपये मांगी जाती हैं। यहाँ जरूर आने वाले चुनाव में उसका जवाब देंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बयान से स्पष्ट है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी यदि आ रहे हैं तो चिंता के लकीरें हैं वो दिखाई स्पष्ट देखने लगी है कांग्रेसियों के चेहरे पर। पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की स्थिति है हम सब देख रहे हैं, सिमट गई है और छत्तीसगढ़ में भी सिमटना शुरू हो जाएंगे। पुरंदेश्वरी जी ने वहाँ जो थूका ना, भारतीय जनता पार्टी पूरा साफ हो गई। नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो सदमे में थे शायद उससे उबर गए हैं लगता है, और फिर से आई, अच्छी बात है। और हंटर वगैरह चलाए तो ठीक रहेगा कि उनके पैमाने में लोग खरा नहीं उतरे होंगे, इसलिए उनको अभी जितना भी नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव हुए उसमें सब इन लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही निराशाजनक रहा, तो इसलिए वो नाराज चल रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इंदौर में बायोगैस संयंत्र की शुरुआत को लेकर उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन की तरह काम कर रही है। वहीं उन्होंने एबीजी शिपयार्ड के 23,000 करोड़ के लोगों को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत होगी। इतना बड़ा सीएनजी का प्लांट जो आज उद्घाटन किया, ये दर्शाता है किस प्रकार से जब केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर काम करती है तो तेज गति से विकास और प्रगति का लाभ प्रदेश की जनता को भी मिलता है। प्रदेश में भी बहुत सारी योजनाएं समय पे प्रारंभ होती है, उसका काम अच्छे तरीके से चल सकता है। ये 2005 से 12 के बीच दिया गया है और 5 से 12 के बीच लगातार इनको लोन बढ़ते गया, मिलते गया। और तब तो आप जानते हैं किस प्रकार की फोन बैंकिंग चलती थी, उसको अभी खुलासा किया गया, उस पर एक्शन हो रहा है। भगौड़ों के ऊपर भी एक्शन लेने का कानून हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है। पहले जो दौर के चुनाव थे जिसमें बड़ी लोगों को एक विपक्षी दलों को आशा और कुछ लोगों को जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बार फिर एक बार उनकी सरकार आ सके और वो अराजकता और भ्रष्टाचार का दौर वो यूपी में फिर शुरू कर पाए, उनको बड़ी निराशा होगी। पहले 2 दौर के जब चुनावी नतीजे 10 तारीख को निकलेंगे। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वच्छता के काम में जो भी बाधा डाले उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। डस्टबिन में आग लगाकर सरकार के काम में बाधा डालने वालों को फांसी दे देनी चाहिए। दरअसल जनार्दन मिश्रा इंदौर में आयोजित बायो सीएनजी प्लांट के वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े थे। उसके बाद उन्होंने पीएम आवास के मकानों की चाबी वितरण कार्यक्रम में भी शिरकत की, जहां उन्होंने स्वच्छता अभियान पर जोर दिया और कहा कि अकेले निगम के भरोसे स्वच्छता नहीं आ सकती। दरअसल कुछ दिन पहले डस्टबिन जलाने का मामला सामने आया था, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं। एक डस्टबिन में होता, दूसरे डस्टबिन में हो, लेकिन 2 डस्टबिन में आग लगा देना, ये या कि आग लग जाना, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सके। और इनका फांसी देने चाहिए ऐसे लोगों का। जिंदा रहने का अधिकार नहीं है ऐसे लोगों के लिए सरकार के काम में जाने के बाधा डाला। और बुलेटिन में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अग्निपथ की।
तो बुलेटिन में अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अग्निपथ की। यूपी चुनाव के तीसरे चरण के लिए रविवार को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 59 सीटों पर मतदान होना है। साथ ही कल पंजाब में भी मतदाता उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए प्रचार खत्म होते ही बड़े नेता अब चौथे और पांचवें चरण की सीटों पर प्रचार के लिए जी जान से जुट गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयारी पूरी हो गई है। राजनेताओं के प्रचार प्रसार के बाद अब जनता के फैसले की घड़ी है। रविवार सुबह करीब 2.25 करोड़ मतदाता 59 सीटों पर अपना फैसला देंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अब तक हुए 2 चरणों में अपनी बढ़त का घूम कर प्रचार कर रही है। समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद और कन्नौज जैसे इलाके में मतदान ये तय करेंगे कि अपने परंपरागत किलों को सपा कितना बचा पाई है। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सीट करहल में भी वोट डाले जाएंगे। पीछे आतंकवाद और बाहुबलियों को लाने वाली सपा सरकार चाहिए या डिफेंस कॉरिडोर और पानी लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। महिलाएं असुरक्षित रहती थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, अब दंगे नहीं होते। 8 सीटें जिता दोगे फिर तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है उत्तर प्रदेश से। 5 साल आपकी सरकार थी, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कोई सामना नहीं कर पा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सरसों का तेल 200 रुपए का मिल रहा है, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है, तो कोई सोच भी नहीं सकता। अगले चरण की सीटों के लिए पीएम मोदी रविवार को हरदोई और उन्नाव में 2 बड़ी रैली करेंगे। वहीं पीएम रायबरेली की 7 विधानसभा सीटों के लिए वर्चुअल रैली भी करेंगे। गन्ना किसान, परिवारवाद और राम मंदिर से होते हुए तीसरे चरण में आतंकवाद का मुद्दा भी सामने आ गया है। अहमदाबाद के सीरियल बम ब्लास्ट में जिन 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उसमें एक मोहम्मद सैफी आजमगढ़ का है। उसके पिता शादाब अहमद समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बम ब्लास्ट में सपा नेता के बेटे को फांसी दिए जाने के बाद अब बीजेपी को अखिलेश यादव पर हमला बोलने का बड़ा हथियार मिल गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा को आतंकियों को संरक्षण देने वाली पार्टी करार दे दिया है। 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी की, जिसने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि मुस्लिम युवाओं को टेरर चार्ज को छोड़ दिया जाएगा, वापस लेने की बात कही थी। और क्या कहा था कि जिन लोगों ने ये चार्जेस लगाए हैं, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सपा की सरकार कार्रवाई करेगी। तीसरे चरण के बाद 150 से ज्यादा सीटों पर मतदान पूरे हो जाएंगी। जैसे जैसे मतदान के चरण पश्चिमी यूपी से राजधानी लखनऊ की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। अब आगे की एक सीट बेहद अहम होने वाली है। बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है कि अगर पश्चिम और मध्य की सीटों पर वो अच्छी टक्कर देती है तो पूर्वांचल में योगी मोदी के दम पर शायद वो चुनाव निकाल ले जाए। वहीं कांग्रेस और बीएसपी के साथ ही ओवैसी की पार्टी भी अपने गठबंधन के साथ दोनों बड़े दलों को चुनौती दे रही है। रामकृष्ण शुक्ला और पृथ्वी अरोड़ा के साथ विजय दीक्षित, IBC 24 लखनऊ। और आइए अब देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक का आयोजन मुंबई में होगा। शनिवार के दिन बीजिंग में हुई ओलंपिक समिति की 139वीं बैठक के दौरान भारत ने अगली बैठक की मेजबानी का अधिकार हासिल किया। इस दौरान किसी भी देश ने भारत का विरोध नहीं किया। अब साल 2023 में भारत दूसरी बार ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा, जबकि मुंबई में पहली बार ये बैठक होगी। पीएम मोदी ने भारत द्वारा मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की निर्विरोध दौड़ में मेजबानी का अधिकार मिलने पर खुशी जाहिर की है। पीएम ने कहा कि ये विश्व खेलों के लिए सकारात्मक परिणाम देगा। मुझे विश्वास है कि सत्र यादगार IOC सत्र होगा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अहमदाबाद बम धमाके में कोर्ट ने जिन 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है, उनमें से एक का संबंध समाजवादी पार्टी से है। सीएम योगी ने कहा कि इसमें से एक आतंकवादी का परिवार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वोट मांगते हुए देखा गया है।
समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चुनावी रैली की। अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि गर्मी निकालने वालों के इस बार जनता भाप निकाल देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा 2 चरण में हार चुके हैं, लेकिन अभी भी नहीं मान रहे हैं। यूपी के रायबरेली में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोई कह रहा है कि हम चर्बी निकालेंगे और कोई कह रहा है कि हम गर्मी निकालेंगे। हम कह रहे हैं कि हम भर्ती निकालेंगे। हमें किसी की गर्मी भी नहीं चाहिए और ना ही किसी की चर्बी चाहिए। छत्तीसगढ़ की स्टील इंडस्ट्री से सप्लाई होने वाले सिल्को मैग्नीज की जगह रास्ते में पत्थर मिलाकर सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है। इन शातिर गैंग के आरोपियों ने प्रदेश की कई कंपनियों को चूना लगाया है। पुलिस ने गैंग के 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस गैंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में एक ऐसे संगठित गिरोह का खुलासा हुआ है जो राज्य की खनिज संपदा में मिलावट करके वो विदेशों में भेजता था और उस अपने देश को और प्रदेश को बदनाम करता था। ऐसे ही एक संगठित गिरोह के करीब 6 से 7 सदस्य जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। इनके द्वारा ये इसी जो सिलिको मैग्नीज जो विदेशों में सप्लाई होता है उसको यहाँ से लेके जाते थे नागपुर। पुलिस ने शातिर गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर गैंग फैक्ट्रियों से फिल्टर होकर विदेश जाने के लिए निकले सिल्को मैग्नीज को छत्तीसगढ़ से बाहर निकलते ही महाराष्ट्र के देवरी और गोंदिया में अवैध यार्ड बनाकर बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। खनिज की सील लगी बोरियों को खोलकर उसमें उसी रंग का पत्थर मिलाकर ट्रक आगे बढ़ा देते थे। गोंदिया का कबाड़ी संतोष गाउतरे ट्रक ड्राइवरों को एक ट्रिप का 5,000 रुपए देता था। इस गैंग की चेन में रायपुर के 2 कबाड़ी और एक बिचौलिया भी शामिल हैं, जो मोटी रकम कमाते थे। पूरी जो एक बोरी होती है 1 क्विंटल की होती है और उसके बाद उसमें ये लोग वहां सील भी लगाया जाता था। लेकिन ये गैंग के लोग इतने संगठित और इतने शातिर हैं कि उस सील को भी ढीला करके इस बोरियों में, जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि ये जो बोरियां हैं ये सब सिलिको मैग्नीज इसमें भरा हुआ है और इन बोरियों को जो सील लगती थी उसको ढीला करके इसमें बीच पहले मिट्टी डालते थे, उसके बाद जो है फिर से सिलिको मैग्नीज डालते थे और वजन वही कवई हो जाता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब रायपुर की हीरा फेरोलाइज लिमिटेड और आलोक फेरोलाइज कंपनी में माल खरीदने वाली कंपनी ने माल में मिलावट की शिकायत की। तब कंपनी के कान खड़े हुए और अपने अधिकृत ट्रांसपोर्टर से पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ कि कुछ ट्रक 1 हफ्ते में वापस आकर दोबारा माल लेकर नागपुर रवाना हुए। उसके बाद उन ट्रक चालकों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि फरार शातिर ट्रक मालिक रवि वर्मा और हेमराज यादव बाकी ट्रक मालिकों के साथ मिलकर ये गोरख धंधा कर रहा है। जिसके बाद ट्रांसपोर्टर विवेक अग्रवाल ने उरला थाने में FIR दर्ज कराई। एक संगठित गिरोह यहाँ पे चल रहा था, तो इसमें अभी कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2-3 आरोपी अभी भी इसमें फरार हैं। FIR कर लिया गया है, इनको सभी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रकरण का अभी विवेचना की जा रही है। वहीं पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी इसमें 2 ट्रक मालिक ऐसे हैं जो फरार हैं। फिलहाल अभी इसमें कई और बड़े खुलासे होने की आशंका इसमें जताई जा रही है। कैमरामैन संजीव के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। दुर्ग जिले में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ शौचालय की चोरी हो गई है। जी हां, दुर्ग के जिला पंचायत दफ्तर के परिसर से ये चलित शौचालय चोरी हुआ है, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। दरअसल जिला पंचायत परिसर संभाग मुख्यालय के सामने मेन रोड के किनारे खड़ा चलित शौचालय जहां से चोरी हुआ है, वहां से आधे किलोमीटर के अंदर SP CHP दफ्तर के अलावा कोतवाली थाना मौजूद है। जनपद पंचायत से एक शिकायत मिली है कि शौचालय वहां जहां खड़ी थी वहां पर नहीं है, जिसकी तस्दीक की जा रही है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि पियून, माली और ड्राइवर की नौकरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट तक लाइन में लगे हुए हैं। खबर जबलपुर से, जहां जिला अदालत में पियून, माली और ड्राइवर के लिए 70 पोस्ट के लिए 5,000 से ज्यादा बेरोजगार पहुंच गए। हालांकि इस पोस्ट के लिए 8वीं पास की योग्यता थी, लेकिन इस नौकरी के लिए देश के कई राज्यों से उच्च शिक्षित युवा लाइन में नजर आए।
यूपी के कानपुर से आए मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट और प्रयागराज से आए LLB डिग्रीधारी वकील को भी सरकारी नौकरी की चाहत जबलपुर तक खींच लाई। आलम यह था कि एक ही दिन में पहुंचे 5000 बेरोजगार उम्मीदवारों को देखते हुए पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था लगानी पड़ी। मैं यूपी से आया हूँ, कानपुर देहात से। मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ। ड्राइवर पद के लिए मैंने आवेदन किया था, तो ड्राइविंग वैकेंसी के लिए मैं आया था यहाँ पे। किस तरह का एग्जाम हो रहा है यहाँ पर? मुझे नहीं लगता कि बाहर का कोई कैंडिडेट सिलेक्ट किया जा रहा है। आई होप यहीं के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। हाई कोर्ट की ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए आए हैं। ड्राइवर पद पे हमारा इंटरव्यू होना था, हो गया है। वर्तमान में क्या करते हैं आप? वर्तमान में हम अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। मराठा साम्राज्य के संस्थापक महान योद्धा राजा छत्रपति जी शिवाजी महाराज की जयंती आज देश भर में मनाई गई। ऐसी दो तस्वीरें देखने को मिली। मराठा समाज ने ग्वालियर के महाराज बाड़ी से शिवाजी की प्रतिमा सिटी सेंटर तक रैली निकाली और मराठी में जयकारे लगाते हुए रैली शहर के मुख्य वार्डों से होकर निकली। दूसरी ओर खंडवा में कई जगहों पर आयोजन हुआ। मराठा समाज के टपालचाल चौक से शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में शिवाजी महाराज की पोशाक पहना एक युवा आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं हिंदू स्टूडेंट आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इंदिरा चौक पर भारत माता की आरती की। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।